नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री स्टॉक में आपका स्वागत है। ग्रो के शेयर करीब 10% चढ़ गए और फिर से अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई के पास पहुंच गए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का ब्रोकिंग बिजनेस लगातार मार्केट शेयर बढ़ा रहा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने बिरला ओपस पेंट्स के लिए नए सीईओ की नियुक्ति की है। आईटीसी से जुड़े रहे सचिन सहाय 16 फरवरी 2026 से ये जिम्मेदारी संभालेंगे और उनके पास करीब 30 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जिससे पेंट बिजनेस को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट भवन एस शाह का मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अब धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं। इन्फोसिस के नतीजों के बाद आईटी सेक्टर का आउटलुक बेहतर दिख रहा है और 2026 में एआई प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन से इस सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है। समीक्षा कैपिटल के मुताबिक कई स्टॉक्स अब दोबारा खरीदारी के रडार में आ रहे हैं, जिनमें इंटरग्लोब एविएशन, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट और नेफ्रोप्लस जैसे नाम शामिल हैं। उनका मानना है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में मौके बन रहे हैं। LTIM Tree के शेयरों में करीब 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, जब कंपनी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से करीब 3000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला। ये प्रोजेक्ट भारत के टैक्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को AI के जरिए मॉडर्न बनाने से जुड़ा है। इंडिया मार्ट के शेयरों में जुलाई 2023 के बाद सबसे तेज उछाल देखने को मिला, जब एक बड़े फंड ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी। भारत के म्यूचुअल फंड्स के पास अब कंपनी में करीब 11.161% हिस्सेदारी है, जिससे निवेशकों का भरोसा साफ नजर आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमला न करने के संकेत के बाद ग्लोबल लेवल पर तनाव कम हुआ है। इस बयान के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे तेल बाजार को बड़ी राहत मिली है। क्रूड ऑयल सस्ता होने का सीधा फायदा भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला है। इसी वजह से PSU ऑयल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। ट्रंप के बयान से न सिर्फ तेल की सप्लाई को लेकर चिंता कम हुई है, बल्कि ईरान से जुड़े भू राजनीतिक जोखिम भी फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को HPCL के शेयर करीब 4% उछलकर 456.50 रुपए तक पहुंच गए और पिछले 2 सत्रों की गिरावट पर ब्रेक लगा। BPCL के शेयर भी करीब 3% बढ़कर 377.75 रुपए तक पहुंचे, जबकि IOC के शेयरों में लगभग 2% की तेजी आई और भाव 162.15 रुपए तक चला गया। सिल्वरटेच टेक्नोलॉजीज ने अपने निवेशकों के लिए एक साथ बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, जो कंपनी के इतिहास में पहली बार हुआ है। बोर्ड ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू का एक शेयर 5 रुपए 2 फेस वैल्यू वाले शेयरों में बदल जाएगा। बोनस और स्टॉक स्प्लिट की खबर के बाद सिल्वरटेच टेक्नोलॉजीज के शेयरों में जोरदार हलचल देखने को मिली और शेयर करीब 4% चढ़कर 1591 के आसपास कारोबार करता नजर आया। हालांकि बोनस की रिकॉर्ड डेट कंपनी बाद में घोषित करेगी। पिछले 14 ट्रेडिंग सेशंस में सिल्वरटेच टेक्नोलॉजीज के शेयरों में करीब 80% की जबरदस्त तेजी आ चुकी है। इस दौरान कंपनी को भारतीय सशस्त्र बलों से एक अहम। शुक्रवार को बाजार ने लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद रिकवरी दिखाई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। BSE सेंसेक्स 188 अंकों की बढ़त के साथ 83,570 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 29 अंक चढ़कर 25,694 पर क्लोज हुआ। हालांकि ये 25,700 के नीचे ही फिसल गया। भले ही इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, लेकिन अंदरूनी तस्वीर थोड़ी कमजोर रही। निफ्टी के करीब 30 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जिससे साफ है कि खरीदारी चुनिंदा शेयरों तक ही सीमित रही। बैंकिंग सेक्टर ने पूरे बाजार को सपोर्ट किया। निफ्टी बैंक करीब 1% यानी 515 अंक चढ़कर 60,095 पर बंद हुआ, जहां निवेशकों की नजर ICICI बैंक और HDFC बैंक के Q3 नतीजों पर बनी रही। मिड कैप शेयरों में हल्की मजबूती दिखी और मिड कैप इंडेक्स 97 अंकों की बढ़त के साथ 59,868 पर बंद हुआ, जिससे संकेत मिला कि चुनिंदा मिड कैप में अभी भी खरीदारी का मूड बना हुआ है। टेक्नोलॉजी शेयर आज के सबसे बड़े स्टार रहे। इन्फोसिस के मजबूत Q3 नतीजों के बाद निफ्टी IT इंडेक्स करीब 3% चढ़ा, जिससे पूरे IT सेक्टर में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के बड़े गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और नेस्ले इंडिया शामिल रहे, जहां बैंकिंग और कंज्यूमर सेक्टर में खरीदारी दिखी। वहीं दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति सुजुकी इंडिया, ITC और बजाज ऑटो जैसे शेयरों में दबाव रहा, जिससे बाजार की तेजी सीमित हो गई। एंजल वन के शेयरों में करीब 9% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां Q3 नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। वहीं पॉलीकैब के शेयर नतीजों के बाद 3% से ज्यादा टूट गए। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिला। ब्रेंट क्रूड $64 प्रति बैरल से नीचे फिसलने के बाद HPCL के शेयर 4% और BPCL के शेयर 2% चढ़े। फार्मा सेक्टर में सिप्ला के शेयर 3% गिरे, क्योंकि कंपनी की एक अहम दवा लैंड्रियोटाइड का मैन्युफैक्चरिंग अस्थायी रूप से रोका गया है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लगभग सपाट बंद हुए, क्योंकि बाजार Q3 नतीजों से पहले किसी बड़े दाव से बचता नजर आया।
करेंसी मार्केट में रुपए की कमजोरी जारी रही और रुपया फिसलकर 90.87 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो विदेशी निवेश और इम्पोर्ट कॉस्ट के लिए नेगेटिव संकेत माना जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिसंबर तिमाही में स्थिर लेकिन मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जहां कंसोलिडेटेड मुनाफा तिमाही आधार पर बढ़कर 18,645 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले मुनाफा लगभग स्थिर रहा, जिससे ये साफ है कि बड़े साइज के बावजूद कंपनी अपनी कमाई बनाए रखने में कामयाब रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आय में भी सुधार देखने को मिला और रेवेन्यू बढ़कर 2.65 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। अलग अलग बिजनेस सेगमेंट से आने वाली स्थिर कमाई ने कंपनी के टॉप लाइन को सपोर्ट किया है। EBITDA तिमाही आधार पर बढ़कर 46,018 करोड़ रुपए रहा, लेकिन मार्जिन में हल्की गिरावट देखने को मिली। दूसरी तिमाही के 18% के मुकाबले EBITDA मार्जिन 17.4% पर आ गया, जो बढ़ती लागत और बिजनेस मिक्स के असर को दिखाता है। बजाज हेल्थकेयर ने तीसरी तिमाही में शानदार ग्रोथ दर्ज की है, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 34% बढ़कर 15.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। मजबूत डिमांड और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का सीधा फायदा कंपनी को मिला है। बजाज हेल्थकेयर की आय में भी 31% से ज्यादा की तेजी आई और EBITDA में 42% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्जिन सुधरकर 19.1% पर पहुंच गया, जिससे ये साफ है कि कंपनी की ग्रोथ क्वालिटी के साथ हो रही है। JB केमिकल्स ने तीसरी तिमाही में लगातार मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है, जहां शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 22% बढ़कर 162.5 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की दवाओं की मजबूत बिक्री ने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है। JB केमिकल्स की आय बढ़कर 963.5 करोड़ रुपए हो गई और EBITDA में भी 16% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। मार्जिन सुधरकर 27.8% पर पहुंच गया, जो बताता है कि कंपनी लागत पर अच्छा कंट्रोल बनाए हुए है। शोभा के लिए ये तिमाही चुनौतीपूर्ण रही, जहां मुनाफा घटकर 15.4 करोड़ रुपए रह गया। रियल एस्टेट सेक्टर में कमजोर डिमांड और प्रोजेक्ट से जुड़ी चुनौतियों का असर सीधे नतीजों पर दिखा। शोभा का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 23% घटकर 943.1 करोड़ रुपए रह गया और EBITDA में भी तेज गिरावट देखने को मिली। मार्जिन घटकर 4.12% पर आ गया, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव साफ नजर आता है। रेल विकास निगम लिमिटेड को साउथ ईस्टर्न रेलवे से करीब 88 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट LHB कोचों में IP आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगाने से जुड़ा है, जिसे करीब 10 महीनों में पूरा किया जाएगा। टेक महिंद्रा के Q3 नतीजों की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 1,122 करोड़ रुपए रहा, जो मार्केट के अनुमान से कम जरूर है, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत दिखी है। खास बात ये रही कि कंपनी की कमाई और मार्जिन दोनों उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी की कुल रेवेन्यू इस तिमाही 14,393 करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से थोड़ी ज्यादा है। EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,891.06 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 13.1% तक पहुंच गया। डॉलर रेवेन्यू 0.716 डॉलर रहा और कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ 1.7% की रही, जो अनुमान से कहीं बेहतर है। नई डील्स की बात करें तो कंपनी ने 0.096 डॉलर की डील्स जीती हैं, जो साल दर साल 47% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाती है। ये पिछले 5 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। कंपनी का कुल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ घटकर 1,49,616 हो गया है और एट्रिशन 12.3% पर रहा। मैनेजमेंट का कहना है कि AI आधारित सेवाओं और बेहतर सेल्स स्ट्रैटेजी की वजह से डील पाइपलाइन मजबूत हुई है और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव तैयार हो चुकी है। विप्रो ने आने वाली तिमाही के लिए 0 से 2% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो मार्केट की उम्मीद से थोड़ा कमजोर है। विप्रो की IT सर्विसेज रेवेन्यू 0.716 डॉलर रही, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर 1.2% की ग्रोथ दिखाती है, हालांकि ये एनालिस्ट्स के अनुमान से कम रही। कंपनी की कमाई 23,378 करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से कम है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले 3.3% ज्यादा है। EBIT 3,573.06 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन घटकर 15.3% पर आ गया। लार्ज डील विंस 871 मिलियन डॉलर रही, जो एनालिस्ट्स के अनुमान से काफी कम है। इसी वजह से रिजल्ट के बाद US मार्केट में विप्रो के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। अब पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो कंपनी के नतीजे बाजार की उम्मीद से कमजोर रहे, जिसकी वजह से शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। रेवेन्यू ग्रोथ काफी मजबूत रही और सालाना आधार पर 46% बढ़कर 7,636 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो अनुमान से काफी ज्यादा है। EBIT 966.7 करोड़ रुपए रहा, लेकिन मार्जिन घटकर 12.66% पर आ गया। यानी बिक्री तो बढ़ी है, लेकिन खर्च बढ़ने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ा है। कंपनी के एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन खर्च 2 गुने से ज्यादा बढ़
बढ़ गए हैं और फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है, जिसने मार्जिन को दबाव में रखा है। वायर्स और केबल्स सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ दिखी, जबकि एफएमईजी और ईपीसी सेगमेंट में भी स्टेडी परफॉर्मेंस रहा, लेकिन कुल मिलाकर खर्चों ने नतीजों को कमजोर किया। मोतीलाल ओसवाल द्वारा ब्लॉक डील में शेयर बेचने से भी शेयर पर नेगेटिव असर देखा गया और शेयर करीब 3.7% फेडरल बैंक के नतीजे काफी पॉजिटिव रहे, जिसकी वजह से शेयर में 9% तक की तेज उछाल देखने को मिली और 5 दिन की गिरावट का सिलसिला टूट गया। बैंक की कोर इनकम यानी NII 9% बढ़कर 2,653 करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से बेहतर है और लोन बिजनेस में मजबूती दिखाती है। मुनाफा भी 9% बढ़कर 1,041 करोड़ रुपए रहा, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा मजबूत हुआ है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है, जहां ग्रॉस NPA घटकर 1.72% और नेट NPA 0.42% पर आ गया है, जो बैंक के लिए एक मजबूत संकेत है। लोन बुक 11% सालाना बढ़कर 2.55 लाख करोड़ रुपए हो गई है और डिपॉजिट्स भी 11.8% की ग्रोथ के साथ 2.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जो बैंक की ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर नतीजों के बाद 3.6% तक चढ़े, हालांकि बाद में थोड़ा फिसलकर करीब 1.7% की तेजी के साथ 38.94 रुपए पर ट्रेड करते दिखे। ये उन चुनिंदा PSU बैंकों में शामिल है जहां सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है, जिससे इसे मजबूत सरकारी सपोर्ट मिलता है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 1% घटकर 3,503 करोड़ रुपए रही, यानी ब्याज से होने वाली कमाई पर दबाव दिखा। इसके बावजूद मुनाफा 31.6% बढ़कर 1,262 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसका बड़ा कारण अदर इनकम का 1,229 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,935 करोड़ रुपए हो जाना रहा। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर सुधार साफ नजर आया, जहां ग्रॉस NPA घटकर 2.7% और नेट NPA 0.45% पर आ गया। हालांकि रकम के लिहाज से ग्रॉस NPA 8,726 करोड़ रुपए और नेट NPA 1,413 करोड़ रुपए रहा, यानी सुधार जारी है, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बैंक का बिजनेस ग्रोथ मजबूत बना हुआ है, जहां एडवांसेस करीब 19.5% बढ़कर 3.23 लाख करोड़ रुपए और डिपॉजिट्स 13.2% की ग्रोथ के साथ 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। वहीं निम्स घटकर 2.96% रह गए, लेकिन स्लिपेजेस कम होकर 658 करोड़ रुपए आने वाले समय के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने इस तिमाही 616 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के 165.5 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। ये उछाल बेहतर एग्जीक्यूशन और कुछ वन टाइम फैक्टर्स की वजह से आया, जिससे बॉटम लाइन मजबूत दिखी। कंपनी की कुल रेवेन्यू 3.3% बढ़कर 1,366 करोड़ रुपए रही, यानी बिजनेस में स्टेडी ग्रोथ बनी हुई है। हालांकि एबिडा 7% घटकर 193 करोड़ रुपए और ऑपरेटिंग मार्जिन 14.1% पर आना बताता है कि खर्चों का दबाव अभी बना हुआ है। सर्विसेज सेगमेंट ने मजबूत प्रदर्शन किया और 1,060 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 4.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई। डॉलर के लिहाज से ये रेवेन्यू $118.6 मिलियन रहा, जो इंटरनेशनल बिजनेस की स्थिरता दिखाता है। एडजस्टेड नेट इनकम 135 करोड़ रुपए रहा और नेट मार्जिन करीब 9.9% पर रहा, जिससे कोर अर्निंग्स की सही तस्वीर मिलती है। मैनेजमेंट को Q4 में 10% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है और ES टेक एक्विजिशन के चलते आगे ग्रोथ ज्यादा स्टेबल रहने का भरोसा जताया गया है। हिंदुस्तान कॉपर ने झारखंड के केंद्रेडाही कॉपर माइन में अंडरग्राउंड माइनिंग की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के प्रोडक्शन एक्सपेंशन के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में शेयर ने जबरदस्त रैली दिखाई थी। कंपनी ने हाल ही में NTPC माइनिंग के साथ एक MOU भी साइन किया है, जिसके तहत कॉपर और क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, माइनिंग और प्रोसेसिंग में साथ काम किया जाएगा। शुक्रवार शेयर NSE पर 1.93% गिरकर 561.75 रुपए पर बंद हुआ। अब एक अहम मैक्रो अपडेट की बात करें तो गारंटीको ने भारत में क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए कम से कम $300 मिलियन की गारंटियां देने का ऐलान किया है। इससे आने वाले सालों में करीब $600 मिलियन तक का डेट फंडिंग अनलॉक हो सकता है। ये कदम इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग को आसान बनाएगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला माना जा रहा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर करीब 13% उछल गए, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत नजर आ रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि तिमाही में कंपनी को 2.8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो पिछले साल के मुनाफे से कमजोर है, लेकिन इसकी बड़ी वजह 30.8 करोड़ रुपए का एक बार का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन खर्च रहा।
सेबी जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर ला सकता है जिससे विदेशी निवेशकों को अपनी खरीद और बिक्री को आपस में नेट करने की सुविधा मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हर सौदे का अलग अलग सेटलमेंट करने के बजाय सिर्फ फाइनल अमाउंट का सेटलमेंट करना होगा, जिससे ट्रेडिंग ज्यादा आसान और एफिशिएंट हो जाएगी। सेबी चेयरमैन ने ये संकेत भी दिए कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लाने की तैयारी काफी आगे बढ़ चुकी है। इस सेशन में मार्केट बंद होने से पहले कुछ मिनटों के लिए ऑर्डर ऑक्शन के जरिए मैच होंगे, जिससे शेयर का क्लोजिंग प्राइस ज्यादा स्थिर और पारदर्शी तरीके से तय हो सकेगा। विदेशी निवेशकों के भारत से दूर जाने की बातों पर सेबी ने साफ किया कि असली वजह नियम नहीं बल्कि रिटर्न, कमाई की ग्रोथ और ग्लोबल माहौल होता है। अभी भी विदेशी निवेशकों का करीब $900 मिलियन भारतीय बाजार में लगा हुआ है और बीच बीच में होने वाला आउटफ्लो नॉर्मल साइकिल का हिस्सा माना जाता है। सेबी भारतीय बाजार को और गहरा बनाने पर काम कर रहा है, खासकर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में, ताकि निवेशक इक्विटी और डेट के बीच आसानी से शिफ्ट कर सकें। फिलहाल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का साइज करीब 56 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो कुछ साल पहले के मुकाबले काफी बड़ा है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने तीसरे तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 9% बढ़कर 359 करोड़ रुपए पहुंच गया। कार्गो हैंडलिंग में 8% की बढ़ोतरी और नवकार बिजनेस के अच्छे प्रदर्शन से कंपनी की कमाई को सपोर्ट मिला है। आय में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और रेवेन्यू 14% बढ़कर 1349 करोड़ रुपए हो गया। एबिडा भी 10% से ज्यादा बढ़कर 643 करोड़ रुपए रहा, जिससे ये साफ है कि ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। कंपनी ने आगे के लिए भी पॉजिटिव आउटलुक दिया है, जहां 2026 में 5,400 करोड़ रुपए रेवेन्यू और 2,600 करोड़ रुपए एबिडा का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 2027 और 28 में एबिडा में तेज ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। पूनावाला फिनकॉर्प ने तीसरी तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 150 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा सिर्फ 18.7 करोड़ रुपए था। इसका साफ मतलब है कि कंपनी की कमाई में कई गुना सुधार देखने को मिला है। पूनावाला फिनकॉर्प की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी तेज उछाल आया है और ये सालाना आधार पर 50% बढ़कर 920 करोड़ रुपए हो गई है। लोन बुक के बेहतर प्रदर्शन और ब्याज से होने वाली कमाई बढ़ने का सीधा असर कंपनी के ओवरऑल नतीजों में नजर आया है। जिंदल एसईडब्ल्यू के नतीजे इस तिमाही में कमजोर रहे, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 49% घटकर 258 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल की तुलना में मुनाफे में आई ये बड़ी गिरावट कंपनी के ऑपरेशनल प्रेशर की ओर इशारा करती है। जिंदल एसईडब्ल्यू का रेवेन्यू भी दबाव में रहा और ये 6.2% घटकर 4,943 करोड़ रुपए रह गया। इसके साथ ही एबिडा में करीब 35% की गिरावट आई और मार्जिन घटकर 12.4% पर आ गया, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर होती दिखी। हिमाद्री केमिकल्स ने तीसरी तिमाही में स्थिर और पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, जहां शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 35% बढ़कर 192 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे ये साफ होता है कि कंपनी ने लागत और ऑपरेशंस पर अच्छा कंट्रोल रखा है। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर 1,183 करोड़ रुपए हो गया और एबिडा में करीब 10% की बढ़त दर्ज की गई। मार्जिन सुधरकर 20.4% पर पहुंच गया, जो दिखाता है कि कंपनी की कमाई की क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है। ग्रो के शेयर करीब 10% चढ़ गए और फिर से अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई के पास पहुंच गए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का ब्रोकिंग बिजनेस लगातार मार्केट शेयर बढ़ा रहा है, जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग और कमोडिटी जैसे नए प्रोडक्ट्स का बड़ा रोल है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने बिरला ओपस पेंट्स के लिए नए सीईओ की नियुक्ति की है। आईटीसी से जुड़े रहे सचिन सहाय 16 फरवरी 2026 से ये जिम्मेदारी संभालेंगे और उनके पास करीब 30 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जिससे पेंट बिजनेस को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट भवन एस शाह का मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अब धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं। इन्फोसिस के नतीजों के बाद आईटी सेक्टर का आउटलुक बेहतर दिख रहा है और 2026 में एआई प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन से इस सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है। समीक्षा कैपिटल के मुताबिक कई स्टॉक्स अब दोबारा खरीदारी के रडार में आ रहे हैं, जिनमें इंटरग्लोब एविएशन, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट और नेफ्रोप्लस जैसे नाम शामिल हैं। उनका मानना है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में मौके बन रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।